Hello and welcome to Study Together ऑनलाइन चैनल। स्टडी टुगेदर ऑनलाइन चैनल में आप सभी ज्ञान पिपासु दोस्तों का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम आपके साथ उपस्थित हैं रोजगार निर्माण के नए अंक 31 मई 2021 से 6 जून 2021 के साथ। फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश की विभिन्न परीक्षाओं के दृष्टिकोण से रोजगार और निर्माण काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इसमें जो जानकारी प्रकाशित होती है वो महत्वपूर्ण ऑथेंटिक होती है, परंतु 16 या 24 पृष्ठ के इस पेपर में सभी पृष्ठों पर एग्जाम के हिसाब से काम की इंफॉर्मेशन नहीं होती है। इस वीडियो में हम इस पूरे पेपर से आपके काम की इंफॉर्मेशन को निकालकर शेयर करेंगे और एनालाइज करेंगे सो दैट आपका समय बच सके। हमारे जो भी जॉब सीकर साथी हैं जो एमपीपीएससी या एमपी की कोई भी परीक्षा दे रहे हैं, उन्हें इस पेपर को बेस बनाकर अपनी तैयारी करनी चाहिए। फ्रेंड्स, इस चैनल का उद्देश्य आपके ज्ञान में वृद्धि करना है। इस चैनल में हम आपको मध्य प्रदेश, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल की करंट जनरल नॉलेज को शेयर करते हैं सो दैट आपकी नॉलेज शार्प हो सके और आप मेंस में भी नए आंकड़ों के साथ अपने आंसर्स को लिख सकें। हमारे इस वीडियो का उद्देश्य छात्रों को मध्य प्रदेश के बारे में नवीन जानकारी उपलब्ध करवाना है। यह पूर्णतः शैक्षणिक पर्पस वाला वीडियो है, इसका कोई व्यावसायिक उद्देश्य नहीं है। यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहने वाला है, इसीलिए आखिरी तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। सो गाइस, स्टार्ट करने के पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। हमें अपने फीडबैक से बताइएगा आप किस तरह की वीडियो बनवाना चाहते हैं, किस तरह की इंफॉर्मेशन आप हमसे चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर सकें। सो गेट रेडी, पेन और पेंसिल लेके बैठिएगा क्योंकि इस वीडियो में काफ़ी इंफॉर्मेटिव जानकारी है जो आपको नोट करके याद करना चाहिए। हमेशा की तरह सबसे पहले इस एपिसोड में हम मध्य प्रदेश से जुड़ी नई न्यूज़ पर नज़र डालेंगे, फिर अन्य इम्पोर्टेंट न्यूज़ पर भी नज़र डालेंगे जो परीक्षा उपयोगी हो सकती है। लेट्स स्टार्ट। इस बार की पहले पन्ने पे जो न्यूज़ छपी है वो वन पशुओं की संख्या से संबंधित न्यूज़ छपी है। ये आपको प्रीलिम्स के हिसाब से ये नंबर्स आपको याद करने हैं। मध्य प्रदेश में चंबल अभयारण्य में, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के चंबल अभयारण्य में वर्तमान में घड़ियालों की संख्या बढ़कर 2176 हो गई है। ये संख्या आपको याद रखनी है। घड़ियालों की संख्या 2176 हो गई है। 2176 घड़ियालों की संख्या चंबल अभयारण्य में हो गई है और इसी अभयारण्य में डॉल्फिन की संख्या 82 हो गई है। ये दोनों आंकड़े आपको याद करने हैं प्रिलिमिनरी एग्जाम या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिनमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके हिसाब से। इसी प्रश्न में बताया गया है कि वर्तमान में प्रदेश में स्थापित 5,54,025 हैंडपंपों में से 95% हैंडपंप चालू हैं। तो आपको ये संख्या याद रखनी है कि हैंडपंप मध्य प्रदेश में कितने हैं? 5,54,025, 5,54,025 हैंडपंप है और इसमें से 95% हैंडपंप चालू स्थिति में है। ये दोनों फिगर हमको याद रखने हैं। इसी प्रश्न पर एक अन्य खबर है, मध्य प्रदेश ने प्रदेश में रबी की जो फसल होती है, गेहूं जिसमें होता है, 2021 में भारत सरकार की पीएसएस अंतर्गत चना, मसूर और सरसों के उपार्जन के लिए मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ को राज्य उपार्जन एजेंसी बनाया है। तो ये नाम याद रखना है हमको, राज्य उपार्जन एजेंसी का, मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ, मार्केटिंग फेडरेशन को उपार्जन एजेंसी बनाया है। एक अन्य खबर है प्रधानमंत्री कृषि योजना से संबंधित। उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अंतर्गत क्रियान्वित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के घटक पर ड्रॉप मोर क्रॉप माइक्रो इरिगेशन को 1 अप्रैल 2021 के बाद भी 21-22 से 23 तक निरंतर रखने की अनुमति
प्रदान की है मंत्रिपरिषद ने। ये दोनों खबरें हमें याद रखने की है। कब तक की अनुमति प्रदान की है? 24 तक की, 2023-24 तक की अनुमति प्रदान की है। चलिए अगली खबर पर नजर डालते हैं। अंकुर कार्यक्रम शुरू किया गया है प्रदेश स्तर पर। हरित क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए, स्वच्छ पर्यावरण और प्राणवायु से समृद्ध बनाने के लिए, अभी जो मेन दिक्कत आ रही है, लोगों को शुद्ध ऑक्सीजन मिलने की दिक्कत आ रही है और इसके लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेट की हमको मदद लेनी पड़ रही है जो कोरोना पीड़ित हो जाते हैं। तो इसीलिए सरकार ने पौधरोपण करके अंकुर कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत फलदार छायादार वृक्षों का पौधारोपण किया जाएगा, देखभाल की जाएगी और जो चयनित विजेता होंगे प्राणवायु अवार्ड, ये नाम याद रखिएगा, कौन सा अवार्ड है? प्राणवायु अवार्ड दिया जाएगा। तो दो हमें चीजें याद रखनी है, अंकुर कार्यक्रम और प्राणवायु अवार्ड। अच्छा, कार्यक्रम के लिए जो नोडल एजेंसी है वो है पर्यावरण नियोजन समन्वय संगठन एप्को। पर्यावरण नियोजन समन्वय संगठन एप्को, ये नोडल एजेंसी का नाम हमको याद रखना है। इसी में एक और खबर है, देखिए, विजेताओं की सूची को वायुदूत ऐप में अपलोड की जाएगी। मतलब ऐप का नाम है वायुदूत। विजेताओं को वृक्षवीर और वृक्ष वीरांगन के रूप में जाना जाएगा। विजेताओं में से 50% पुरुष और 50% महिलाएं होंगी। ये सारी चीजें आपको नोट करते रहना चाहिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। और ये क्योंकि इंफॉर्मेटिव है, आपको हमेशा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। अगली खबर पर नजर डालते हैं। अगली खबर मध्य प्रदेश से रिलेटेड तो नहीं है, क्योंकि हम अब आगे हैं रोजगार निर्माण के दूसरे पन्ने के ऊपर। रोजगार निर्माण के दूसरे पन्ने पे आप सब जानते हैं कि इस वीक में जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसके बारे में रोजगार निर्माण की टीम, संपादकीय टीम में काफी मेहनत करके कुछ शॉर्ट न्यूज संकलित करती है। उन्हीं शॉर्ट में से कुछ शॉर्ट को हम बताएंगे जो हमारे काम की इंफॉर्मेशन है। तो सबसे पहले हमारी काम की इंफॉर्मेशन है, सीबीएसई शुरू कर रहा है यंग वॉरियर अभियान। सीबीएसई ने, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने, एक नया अभियान यंग वॉरियर अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत 10 से 30 साल तक की आयु के विद्यार्थियों और शिक्षकों को सम्मिलित किया जाएगा। तो आपको नाम याद रखना है, यंग वॉरियर अभियान, और किसके द्वारा शुरू किया गया है? सीबीएसई के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट खबर है, अमेरिका की तरह ब्रिटेन में भी होगा डिजिटल वीजा सिस्टम। ब्रिटेन में भी इस अमेरिका की तरह डिजिटल वीजा सिस्टम लागू करने की तैयारी की जा रही है। फिर से कोरोना जांच, कोरोना से संबंधित खबर। अभी हम सब कोरोना बीमारी से ही पीड़ित हैं, सब लोग इसी में अभी उलझे हुए हैं। तो इस जांच की एक नई पद्धति भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने जिसको मंजूरी दी है, वो नई पद्धति डिक्लेयर हुई है। इस पद्धति के तहत अब कोरोना संक्रमण जांच के लिए सैंपल देने में लोगों को तकलीफ नहीं होगी। अभी तक लोग सैंपल देते थे तो या तो नाक से या गले से स्वाइप करके ले आता था, तो उसमें लोगों को काफी तकलीफ होती थी। इस नई पद्धति के तहत गरारा सैंपल से ही कोरोना संक्रमण का पता लगाया जा सकेगा। ये किसने विकसित की है? ICMR की जो टुकड़ी है, घटक है, प्रयोगशाला है, लेबोरेटरी है, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, ये नाम याद रखिएगा दोस्तों, नीरी, इसका शॉर्ट फॉर्म है नीरी। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान ने ये पद्धति विकसित की है। इसने ऐसा एक लिक्विड तैयार किया है, द्रव तैयार किया है, जिसे मुंह में रखकर 15 से 20 सेकंड गरारा करके शीशी में रख लिया जाता है और फिर इसकी जांच से पता चल जाता है कि व्यक्ति कोरोना से पीड़ित है या नहीं। तो आपको इसमें नीरी याद रखना है, ICMR याद रखना है, ये दोनों चीजें इसमें याद रखनी है। चलिए अगली खबर की तरफ मूव करते हैं। अगली खबर सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है और सर्वोच्च न्यायालय की कमेटी ने मुफ्त कोर्ट सेवा मोबाइल ऐप का मैनुअल जारी किया है। किसने जारी किया है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जारी किया है और इस मैनुअल को 14 भाषाओं के नाम हमको याद रखने की जरूरत है। अंग्रेजी, हिंदी, असमिया, बांग्ला, गुजराती, कन्नड़, खासी, मलयालम, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, तमिल और तेलुगु भाषा, इन सहित ये सारी भाषाओं में ये मोबाइल ऐप उपलब्ध रहेगा। इस मैनुअल से तिथिवार केस डायरी सहित फाइलिंग से लेकर निपटान तक मामले की पूरी केस हिस्ट्री प्राप्त की जा सकेगी। तो डिजिटल मूवमेंट की तरफ एक नया कदम है सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से। आपको कोर्ट मोबाइल मैनुअल याद रखना है, 14 भाषाओं के नाम याद रखने हैं।
अगली खबर पर आते हैं। नासा और इसरो मिलकर ने डिजाइन करेंगे अर्थ सिस्टम ऑब्जेक्टरी। निसार नाम है ये सब अर्थ सिस्टम ऑब्जेक्टरी का। देखिए इस मिशन के लिए इसरो के साथ निसार, नासा इसरो सिंथेटिक अपार्चर रडार, ये आपको नाम याद रखना है। निसार का फुल फॉर्म याद रखना है, नासा इसरो सिंथेटिक अपार्चर रडार, ये नाम याद रखिएगा। और ये एक नया अर्थ सिस्टम ऑब्जेक्टरी डिजाइन किया हुआ है, इसको नया अर्थ सिस्टम ऑब्जेक्टरी डिजाइन है ये। और इसके तहत जो नासा के इस मिशन में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मुख्य भागीदार होगा। सेहत पोर्टल किसके लिए है, किसने लॉन्च किया, ये आपको याद रखना है। सेहत पोर्टल है सशस्त्र बलों के जवानों के लिए। सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंट एंड टेली कंसल्टेंसी, इसका फुल फॉर्म है सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन। ओपीडी पोर्टल लॉन्च किया गया है। अगली खबर है जो अभी इस वीक में जो प्रसिद्ध व्यक्ति या स्थान है या प्रसिद्ध कोई भी फिल्म है उससे रिलेटेड अगली खबर है। तो पहली खबर है समोआ की पहली महिला प्रधानमंत्री। 2 लाख की आबादी वाले इस छोटे से देश समोआ को अपनी पहली महिला प्रधानमंत्री मिल गई है और इनका नाम है फेमे नाओमी। फेमे नाओमी ये पहली महिला प्रधानमंत्री है, देश का नाम है समोआ। फेमे ने किनको हराया है, दूसरे सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले सेलेले मलिलगोई को चुनाव में हराया है। ये प्रधानमंत्री थे 98 से थे प्रधानमंत्री। अगली खबर है फिल्मों से रिलेटेड है और रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉस्मोस ने बताया कि 5 अक्टूबर 2021 को अभिनेत्री यूलिया पेरेसिल्ड और निर्देशक क्लिम शिमपेंको को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजेंगे। ये स्पेस में बनने वाली पहली फिल्म के लिए उन्हें 1 जून 2021 से विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो 1 जून 2021 को एक फिल्म से प्रशिक्षण दिया जाएगा और फिल्म का नाम है चैलेंज। तो आपको फिल्म का नाम याद रखना है, अभिनेत्री का नाम याद रखना है, निर्देशक का नाम याद रखना है और किस कंट्री के हैं वो याद रखना है। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम रॉसकॉस्मोस याद रखना है। अगली खबर है मैक्सिको की मॉडल एंड्रिया मेजा मिस यूनिवर्स 2020 बन गई हैं। जो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है मेजा, इन्होंने ब्राजील की जूलिया गामा को हराया है। दोनों चीजें आपको याद रखनी है। अगली खबर मध्य प्रदेश से रिलेटेड है और खेलो इंडिया सेंटर के लिए 4 जिलों को राशि दी गई है। 4 जिले कौन कौन से हैं देखिए। 40 लाख रुपए की राशि दी गई है। दतिया में रोइंग के लिए, मुरैना में एथलेटिक्स के लिए, सागर में हॉकी और देवास में बैडमिंटन के सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए भारत सरकार के युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय नई दिल्ली ने मध्य प्रदेश को 40 लाख रुपए की राशि प्रदान की है। पूर्व में भी देखिए, ये भी आपको जानकारी याद रखनी है, पूर्व में प्रदेश के 6 जिलों में खेलो इंडिया सेंटर की स्वीकृति केंद्र दे चुका है। कौन कौन से 6 जिले हैं हम याद करेंगे। सिवनी, मंदसौर, बैतूल, दमोह, होशंगाबाद और शिवपुरी में एक हॉकी का खेलो इंडिया सेंटर स्थापित है। अब हमें ये याद रखना है कि खेलो इंडिया क्या स्कीम है। खेलो इंडिया भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। योजना में जमीनी स्तर पर खेल की इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 1000 खेलो इंडिया स्मॉल सेंटर स्थापित किए जाने हैं। यह योजना कब से विकसित करने का निर्णय लिया गया था, जून 2020 से, जून 2020 से देश में खेलो इंडिया स्मॉल सेंटर की संख्या 360 हो गई है। भारत सरकार द्वारा प्रत्येक खेलो इंडिया सेंटर के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। ये हमको सारी चीजें याद रखनी है क्योंकि मेंस में अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो इसमें से इंफॉर्मेशन आपको काफी काम आएगी। अगला हमारा न्यूज है अमेरिकी राष्ट्रपति की वरिष्ठ सहायक नियुक्त की गई है भारतीय मूल की नीरा टंडन को, उनके बारे में है। और अमेरिकी के राष्ट्रपति का नाम हमको याद रखना है जो बाइडेन। इनकी टीम में भारतीय मूल की नीरा टंडन को वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है। हमारे लिए गौरव की बात है। अगला है स्पोर्ट्स से रिलेटेड खबर। एटलेटिको मैड्रिड ने 7 वर्ष के बाद
ये स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा का खिताब अपने नाम किया है। ला लीगा स्पेनिश फुटबॉल लीग होती है और ये दोनों चीजें आपको याद रखनी, स्पेनिश फुटबॉल लीग, ला लीगा। और किसने जीता है पुरस्कार? एटलेटिको मैड्रिड ने ये चैंपियनशिप जीती है। इस बार के रोजगार निर्माण में खबरों में इतना ही था। एक विशेष आर्टिकल इस बार के रोजगार निर्माण में छपा हुआ है। ये है आर्टिकल शांति रक्षक दिवस के, इसमें 29 मई को जो शांति रक्षक दिवस मनाया जाता है उसके बारे में ये आर्टिकल छपा हुआ है। तो इसमें से हम कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे जो आपको एग्जाम के हिसाब से काम में आ सकती है। तो हमें सबसे पहले ये याद रखना है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन से दिन को 29 मई को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति रक्षक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये तिथि याद रखिएगा, 29 मई अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति रक्षक दिवस। 1948 से अब तक 4000 से ज्यादा शांति रक्षकों की जान विभिन्न मिशनों में जा चुकी है। 29 मई 1948 को सुरक्षा परिषद ने संयुक्त राष्ट्र क्रूज सुपरविजन ऑर्गेनाइजेशन यानी यूनटेस्को यूएनटीएसओ का गठन किया था और यरूशलेम में इसकी तैनाती की थी। इसी दिवस की याद में हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति रक्षक दिवस मनाया जाता है। एक्चुअल में देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र के पास अपनी कोई स्थायी अंतर्राष्ट्रीय पुलिस या सेना नहीं है। वो विभिन्न देशों के सैनिक मिलकर के ये काम करते हैं। जो सेना संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक गतिविधियों में काम करती है उसे सदस्य देश स्वेच्छा से भेजते हैं। जेंडर एडवोकेट, इसी आर्टिकल में ये खबर भी, ये भी न्यूज शेयर की गई है। जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर सम्मान की शुरुआत 2016 से हुई थी और पिछले साल लैंगिक समानता पर उत्कृष्ट कार्य के लिए भारतीय और ब्राजीलियन महिला शांति रक्षकों को वर्ष 2019 के लिए संयुक्त रूप से यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। तब पहली बार यह पुरस्कार संयुक्त रूप से दिया गया था और भारत की सुमन गवानी, ये हमको नाम याद रखना है, भारत की सुमन गवानी को यह सम्मान दिया गया है। हर वर्ष इसकी अलग अलग थीम रहती है। इस वर्ष की थीम है द रोड टू ए लास्टिंग पीस, लिवरेजिंग द पावर ऑफ यूथ फॉर पीस एंड सिक्योरिटी। इसका मतलब है स्थायी या टिकाऊ शांति के लिए सुरक्षा और शांति के क्षेत्र में युवाओं का लाभ उठाना है। इसी आर्टिकल में पीस कीपिंग मिशन के बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी शेयर की गई है। वो आपके एग्जाम के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है। काफी सारे डाटा इसमें दिए हुए हैं। ये डाटा आप नोट करते जाइए, ये डाटा कहीं पे भी आपको काम आ सकते हैं। तो इसको हम रीड आउट करेंगे। वर्तमान में पीस कीपिंग मिशन से जुड़े हुए कुल यूनिफॉर्म्ड कर्मियों की संख्या है 87,889, 87,889 सैनिक ट्रूप्स हैं। और शांति रक्षक अभियानों में वर्तमान में सहयोग करने वाले कुल देशों की संख्या 122 है। नागरिक कर्मियों की संख्या है 11,956 और अब तक कुल 4,077 शांति रक्षकों की जान गई है। अन्य महत्वपूर्ण जो जानकारी है, 1948 में यूएन पीस कीपिंग फोर्स बनी थी। तभी से भारत इसमें अपना लगातार कंट्रीब्यूशन कर रहा है, अपना दस्तावेज है। 1960 में अपने शांति सैनिकों को कांगो भेजने वाले देशों में भारत था। तब कांगो में हिंसा की शुरुआत हो गई थी। अब बारी है आज के मोटिवेशनल कोट की। फ्रेंड्स, हम ये मोटिवेशनल कोट इसलिए शेयर करते हैं ताकि आप हमेशा आशावादी बने रहें, अपने लक्ष्य के प्रति सजग बने रहें और जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लें तब तक आप रुकें। तो इसको हम रीड करते हैं। जब थक जाओ तो आराम कर लो। नो डाउट, जब आप थक जाते हैं तो आपको आराम करना चाहिए, लेकिन कभी भी हार मत मानो। हमें कभी भी हार मान के थक कर बैठना नहीं चाहिए, बल्कि थक कर आराम करने के बाद फिर से उसी इंथुजियाज्म के साथ, फिर से उसी स्पिरिट के साथ, उसी जोश के साथ अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए लग जाना चाहिए। फ्रेंड्स, हमने पिछले एपिसोड में आपसे रोजगार निर्माण पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन पूछे थे। होप आपने वो क्वेश्चन हल कर लिए होंगे। चलिए फटाफट इन क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेते हैं।
पहला हमने प्रश्न पूछा था, पुणे की किस कंपनी ने कोरोना के घर में ही जांच करने की किट तैयार की? इसका आंसर है माइलेब डिस्कवरी सॉल्यूशंस। आंसर है माइलेब डिस्कवरी सॉल्यूशंस। दूसरा प्रश्न है, किस यूरोपीय देश में हाल ही में बर्फ की चादर पिघलने लगी? किस यूरोपीय देश में हाल ही में बर्फ की चादर पिघलने लगी है? तो वो यूरोपीय कंट्री ग्रीनलैंड, और ये चादर विश्व में अंटार्कटिक के बाद सबसे बड़ी है। तीसरा प्रश्न है, किस व्यक्ति को हाल ही में लंदन में डिप्टी मेयर बिजनेस नियुक्त किया गया है? किस व्यक्ति को हाल ही में लंदन में डिप्टी मेयर बिजनेस नियुक्त किया गया है? तो वो व्यक्ति हैं राजेश चक्रवाल जी, और ये मध्य प्रदेश के इंदौर से हैं। इनका कार्यकाल 2024 तक रहेगा और लगातार दूसरी बार राजेश चक्रवाल जी इस पद के ऊपर नियुक्त किए गए हैं। आईसीसी ने हाल ही में कौन सा नया पुरस्कार प्रारंभ किया है? आईसीसी ने हाल ही में कौन सा नया पुरस्कार प्रारंभ किया है? इसका आंसर है हॉल ऑफ फेम ऑफ द मंथ। हॉल ऑफ फेम ऑफ द मंथ पुरस्कार शुरू किया है, और इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले सबसे पहले खिलाड़ी हैं मार्टिन। आपको खिलाड़ी का नाम याद रखना चाहिए, मार्टिन इस खिलाड़ी का नाम है। और सबसे लास्ट प्रश्न हमने आपसे पूछा था, महिला रग्बी विश्व कप किस वर्ष होगा? महिला रग्बी विश्व कप 2022 में न्यूजीलैंड में होगा। होप आपको ये सारे क्वेश्चन याद हो गए होंगे। ये क्वेश्चन आप नोट करते चलिए, क्योंकि ये क्वेश्चन कहीं पर भी आपसे किसी ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछे जा सकते हैं। अब बारी है इस वीक के क्वेश्चन आंसर की। इस वीक के क्वेश्चन आप ध्यान से सुनिएगा, ये भी आपके बहुत काम के प्रश्न हैं, और इन सब के आंसर इस बार के रोजगार निर्माण में ही हैं। हम आपको रोजगार निर्माण के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे। आप रोजगार निर्माण पढ़ के इन क्वेश्चन का आंसर नोट करके हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके दे सकते हैं। पहला प्रश्न है, कौन से देश में कोरोना संक्रमण की पहचान के लिए ब्रीथ टेस्ट, सांसों का टेस्ट किया जाएगा? ब्रीथ टेस्ट याद रखिएगा, ब्रीथ टेस्ट किस देश में किया जाएगा? सांसों का टेस्ट किस देश में किया जाएगा? दूसरा प्रश्न है, स्वर्ण आभूषणों पर अनिवार्य हॉलमार्किंग की समय सीमा जो भी 1 जून थी उसको बढ़ाकर अब कितनी कर दी गई है? मैंने आपको हिंट दे दिया, वर्तमान में ये समय सीमा 1 जून थी, इसको बढ़ाकर कितनी कर दी गई है ये हमें बताना है। तीसरा प्रश्न है, किस सिटी को स्मार्ट आध्यात्मिक शहर के रूप में विकसित करने की योजना है? किस सिटी को स्मार्ट आध्यात्मिक शहर के रूप में विकसित करने की योजना है? और चौथा प्रश्न है, 2021 की जैव विविधता दिवस की थीम क्या है? जैव विविधता दिवस की थीम 2021 की क्या है? और पांचवा प्रश्न भी इसी से रिलेटेड है कि पहले ये जैव विविधता दिवस किस दिन मनाया जाता था? इसका मतलब है कि पहले इसकी तिथि कोई और थी और वर्तमान में प्रेजेंट में तिथि कोई और है। तो दोनों तिथियां आपको बतानी है कि जैव विविधता दिवस किस दिन मनाया जाता है। बायोडाइवर्सिटी डे, ये आपको बताना है। ध्यान से सुनने के लिए फ्रेंड्स आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो धन्यवाद, पसंद आया तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिएगा। तब तक के लिए अगले वीडियो के साथ फिर से हम आपके पास उपस्थित